एपिसोड 12 ड्रामेबाज दादी। त्रिवेणी घाट, सुबह के 9:15। चाहत स्कूटी से घाट के बाहर पहुंची और स्कूटी पार्क करके जल्दी से अंदर आ गई। वो जल्दी से पंडित जी के पास पहुंची जो हवन की तैयारियों में लगे थे। फिर वो उनकी मदद करने लगी। थोड़ी देर बाद सभी निशांत की कार में उसके साथ वहां पहुंच गए। दादी और शुचिता जी पंडित जी से पूजा के लिए बातें कर रही थी। चाहत, गुड्डी और तन्वी वहाँ की सब तैयारियां देख रही थी और निशांत वहाँ से थोड़ा दूर खड़ा होकर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। फिर पंडित जी ने सभी को पूजा के लिए बुला लिया। सभी गंगा नदी के किनारे घाट की सीढ़ियों के पास पहुँच गए जहाँ पर हवन और पूजा की तैयारी की गई थी। वहाँ हवन की जगह पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी। उस मूर्ति को देखकर चाहत ने दादी की ओर देखते हुए पूछा, दादी, आपने यहाँ कृष्ण भगवान की ही मूर्ति क्यों रखवाई, किसी और भगवान की क्यों नहीं? दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो इसीलिए क्योंकि आज मेरे पोते का जन्मदिन है। वो भी बचपन में कृष्ण भगवान जैसा नटखट और शरारती था, इसीलिए मैं उसके हर जन्मदिन पर इसी घाट पर उसके नाम की श्री कृष्ण भगवान की पूजा और हवन करवाती हूँ। मैं तो उसे प्यार से गोपाल ही कहती हूँ। इतने में गुड्डी जल्दी से बोली, पता है दीदी, जैसे आप दादी के सभी के सामने प्यार से चिड़िया बोलने से चिढ़ती हैं, वैसे ही भैया गोपाल बनाने पर चिढ़ जाते हैं। फिर सभी पूजा के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। दादी चाहत से कहती है, मैंने तुझे कहा था ना कि तू मुझे आज नटखट गोपाल का गाना सुनाना, फिर तू आज सुनाएगी ना? चाहत मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दादी, जरूर सुनाऊंगी। फिर पंडित जी ने पूजा की थाल दादी के हाथ में पकड़ाई और चाहत ने भजन गाना शुरू किया। शुचिता जी, तन्वी, गुड्डी, निशांत और चाहत हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और दादी और पंडित जी उनके आगे खड़े होकर पूजा कर रहे होते हैं। हे गोपाल कृष्ण, करूं आरती तेरी, हे प्रियापति, मैं करूं आरती तेरी। अब शुचिता जी गुड्डी को पूजा की थाल उसके हाथों में देती हैं। अब तन्वी निहाल को पूजा का थाल पकड़ाती है। चाहत निहाल के हाथों से थाल लेते हुए आगे गाती है। भजन और पूजा खत्म होने के बाद वो पंडित जी को थाल पकड़ाती है। तभी शुचिता जी चाहत को अपने पास बुलाकर कहती है, चाहत, मैं वो ब्राह्मणों के दक्षिणा वाला बैग घर पर ही भूल आई, तुम जाकर ले आओगी क्या? चाहत बोली, हाँ मासी, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो जैसे ही जाने लगी तभी गुड्डी बोली, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चाहत ने हाँ में सर हिला दिया और फिर दोनों वहाँ से चली गयी। थोड़ी देर बाद निशांत दादी को आवाज देते हुए बोला, दादी, भाई आ गए। सभी ने पीछे पलट कर देखा। उन सभी के सामने वहाँ रोहन, शान और निहाल खड़े थे। फ्लैशबैक। द विलाना होटल, ऋषिकेश। रात का समय। होटल के रूम नंबर 1015 में जब शान और निहाल ने देखा कि रोहन के हाथों से खून बह रहा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, वो दोनों जल्दी से उसके पास दौड़ कर गए। निहाल जल्दी से रोहन के पास बैठ गया और उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से रुमाल निकाली और उसके खून से भरे हाथ को लपेट दी। तभी शान जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आया और रोहन के सामने खड़ा हो गया और किट को उनके पास में पड़ी टेबल पर रख दिया। फिर शान ने उसके हाथ की ड्रेसिंग करने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ना चाहा, रोहन ने अपना हाथ उससे दूर करके उसे रोक लिया। निहाल रोहन को देखते हुए बोला, ये क्या पागलपन है जो अपने आप को ही चोट पहुंचा रहे हो? रोहन गुस्से से बोला, पागलपन है तो पागलपन ही सही। उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारकर मेरी आन को चोट पहुंचाई है। अब मैं उसे ऐसा दर्द दूंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी और पूरी जिंदगी उसे मुझे मारे हुए थप्पड़ों पर अफसोस रहेगा। शान ने पहले खून से भरे जख्मी हाथ की ओर देखा, फिर उससे कहा, गुस्से में इतना बड़ा फैसला लेना अच्छा नहीं है रोहन। आओ पहले जल्दी से अपने हाथ की ड्रेसिंग करा लो, देखो कितना खून बह रहा है। रोहन उसे अपनी गहरी आंखों से देखने लगा। शान बोला, मानो या ना मानो, जहाँ तक मैंने सुना है उस लड़की ने जानबूझकर तो तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा था। वो तो तुम गलतफहमी के कारण उसके गले लग गए। उसने वही किया जो एक नॉर्मल लड़की करती। निहाल तो अपने आप पर ही शर्मिंदा हुए जा रहा था क्योंकि ये जो भी गलतफहमी हुई थी वो सब उसी की वजह से हुई थी। तभी शान का फोन रिंग हुआ। उसने फोन की ओर देखा और जल्दी से फोन रिसीव कर लिया। फिर 10 सेकंड के अंदर उसने फोन के दूसरी तरफ के इंसान की बात सुनकर कॉल कट कर दिया
और उन दोनों को देखते हुए बोला, वो यहाँ आ गई हैं। उसका बस ये बोलना ही हुआ कि तभी उनके रूम का दरवाजा किसी ने बाहर से नॉक किया। शान जल्दी से डोर खोलने गया तो उसने जब अपने सामने खड़े लोगों को देखा तो वो एक पल के लिए शॉक हो गए, क्योंकि वहाँ दादी और निशांत खड़े थे। शान ने दादी के गले लगते हुए कहा, नानी आप यहाँ कैसे? दादी ने कहा, मैं यहाँ नहीं आ सकती। अब मेरे बच्चे तो मुझसे मिलने आते नहीं, अब मुझे ही आना पड़ेगा ना उनसे मिलने। शान अपनी नजरें चुराते हुए बोला, नानी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसने निशांत की ओर देखा और बोला, और मेरे भाई कैसा है तू? कितने महीनों बाद तुझे देखा है। इतना कहकर शान निशांत के गले लग जाता है। दादी ने शान को देखते हुए कहा, अंदर चलो पहले, फिर तुम तीनों का एक साथ ही हाल चाल पूछती हूँ। शान उनकी बात सुनकर नर्वस हो गया और अपनी नजर झुकाकर बोला, जी नानी। अब दादी और निशांत शान के साथ रूम के अंदर आ गए। रोहन और निहाल ने दादी और निशांत को देखा। निहाल जल्दी से सोफे से खड़ा होकर दादी के पास आकर उनके गले लग गया। फिर दादी ने उसे अपने गले से अलग करते हुए अपने दोनों हाथों से उसके और उनके पास खड़े शान के कान पकड़ लिए। दादी अब दोनों के एक एक कान पकड़े हुए बोली, बड़े आए मेरे गले लगने वाले, महीनों बाद अपनी शक्लें दिखा रहे हो और अब बड़ा प्यार आ रहा है। उसके बाद शान को देखते हुए आगे कहती हैं, अपनी नानी पर, और निहाल को देखते हुए अपनी दादी पर। तभी निशान की नजर रोहन के जख्मी हाथ पर गई और वो तेज आवाज में बोलता हुआ उसके पास जाने लगा, भाई ये आपके साथ क्या हो गया है? कितना खून बह रहा है इसमें से। और वो रोहन के सामने जाकर खड़ा हो गया। दादी ने जब ये सुना तो वो जल्दी से उसकी ओर देखने लगी। फिर उसके पास जाते हुए परेशान होकर कहती है, ये कैसे हुआ? दादी रोहन के पास सोफे पर बैठ गई। फिर दादी रोहन का हाथ अपने हाथ में लेकर उस पे से वो रुमाल हटाती हैं जो निहाल ने बांधा था। वो रुमाल पूरा खून में सन गया था। दादी परेशान होते हुए निहाल और शान से पूछती है, ये सब कैसे हुआ? ये चोट कैसे लगी इसे? और तुम दोनों क्या कर रहे थे? इसकी चोट पर दवा पट्टी क्यों नहीं की? वो प्यार से रोहन के हाथ को सहला रही थी और उसकी चोट पर फूंक मार रही थी। रोहन दादी से बोला, दादी इतनी भी चोट नहीं लगी है जितना आप परेशान हो रही हैं। सिर्फ ग्लास टूटने से कांच लग गए हैं, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। तभी शान बोला, नानी मैंने इसे कितनी बार बोला कि इस चोट पर ड्रेसिंग करने दे, लेकिन ये हम दोनों की सुन ही नहीं रहा, बल्कि गुस्सा दिखा रहा है। बिल्कुल जिद्दी है ये, आप ही बोलो इसे। दादी ने शान से फर्स्ट एड किट मंगवाया। शान ने किट जल्दी से दादी को दिया और फिर दादी उसके हाथ पर दवा लगाते हुए बोलने लगी, ये तो बचपन से ही जिद्दी है, किसी की बात नहीं सुनता है ये। गुस्सा तो इसकी नाक पर हमेशा ही रहता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सभी इसको कितना प्यार करते हैं, कितनी चिंता करते हैं इसकी, लेकिन ये बस अपने ही मन की करता है। रोहन उन्हें देखते हुए बोला, क्यों ऐसी बात कर रही हो दादी? हर बात तो सुनता हूँ आपकी, आप तो जानती हो कितना प्यार करता हूँ मैं आपसे। दादी ने उसके हाथ पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। फिर उसे देखते हुए बोली, अच्छा प्यार करते हो तो इतने महीनों से घर क्यों नहीं आए? पता है सभी को कितनी चिंता हो रही थी, तुम्हें तो अपनी दादी की याद आती ही नहीं है। रोहन सोफे से खड़ा होते हुए बोला, आप अच्छे से जानती हैं कि मैं बिजनेस के काम से बाहर गया हुआ था, इसीलिए मैं नहीं आया, और ये पहली बार तो नहीं हुआ है दादी। और दादी मुझे अच्छे से पता है आप क्या कर रही हैं। ऐसी इमोशनल बातें करके आप मुझसे अपनी बातें मनवाना चाहती हैं ना? तो बताइए अभी क्या बात मनवाने आई हैं आप यहाँ पे? दादी सोफे पर बैठे हुए बोली, अब तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ। तुम जानते हो ना कि कल तुम्हारा जन्मदिन है और मैं। तभी रोहन दादी की बात को बीच में काटते हुए बोला, और आप जानती हैं ना कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाता, तो फिर से आप वही बात क्यों कर रही हैं? दादी सोफे से खड़े होते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि तुम अपना जन्मदिन नहीं मनाते, पर तुम ये तो जानते हो ना कि तुम्हारे जन्मदिन पर जो पूजा और हवन होता है वो कितना जरूरी है। रोहन उनसे मुंह फेरते हुए दूसरी तरफ देखकर बोला, तो हर साल तो करती है ना आप, तो इस साल भी कर लीजिए, इसमें नया क्या है? दादी उसके पास आकर खड़ी हो गई और बोली, हर साल उस दिन तुम कभी भी मेरे या घर में किसी के कहने पर भी ऋषिकेश आकर इस पूजा को हवन में शामिल नहीं होते हो, बल्कि ये हवन तो तुम्हारे ही हाथों से होना चाहिए।
लेकिन इस बार नया ये है कि तुम भी उस दिन ऋषिकेश में ही होगे, तो मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ आकर हवन में शामिल हो। दादी, मैं वहाँ नहीं आने वाला और आप अच्छे से जानती हैं क्यों। इसीलिए मुझे आप चाहे कितना भी कह ले, आपकी यही बात है जो मैं नहीं मान सकता। दादी उसकी बात सुनकर निशांत को चलने का इशारा करने लगी और वहां से जाने लगी। फिर वो रुककर बिना रोहन की तरफ पलटे ही बोली, मैं जानती थी कि तुम मना करोगे, लेकिन मैं यहाँ फिर भी तुम्हें हवन में शामिल होने के लिए मनाने आई, और मैं अब भी यही चाहती हूँ कि तुम वहां पर आओ। कम से कम अपनी दादी के लिए वहां आ जाना। दादी और निशांत जाने लगे। निहाल और शान उन्हें जाते हुए देख रहे थे और रोहन दरवाजे की तरफ पीठ करे खड़ा था। फिर दादी और निशांत उस रूम से बाहर चले गए और होटल के बाहर निकलकर पार्किंग में खड़ी अपनी कार के पास जाने लगे। दादी के साथ निशांत चलते चलते बोला, दादी, आपकी और रिवान भाई की इतनी कोशिश करने पर भी रोहन भाई पूजा और हवन में शामिल होने के लिए नहीं माने। रिवान भाई ने कितनी मुश्किल से रोहन भाई को ऋषिकेश भेजा था, जरूरी काम का बहाना बनाकर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो तो अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं।